नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताएँगे, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपनी जान गँवानी पड़ी और 30 जून 1985 को कनाडा से इंडिया आ रही फ्लाइट को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 350 यात्रियों की जान चली गई। देश में कई शहरों में दंगा-फसाद, लूट-पाट, आगजनी हुई, जिसमें हज़ारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और इस घटना के पीछे सिर्फ एक वजह थी, वो पंजाब में सिख अलगाववादियों के द्वारा की जा रही खालिस्तान की माँग और इन्हीं अलगाववादियों की कमर तोड़ने के लिए किए गए समय-समय पे ऑपरेशन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा ये वीडियो और लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में एक नेता था जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसे कहते हैं कि कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया है। लेकिन जब 1982 में 1982 में कांग्रेस से उसकी अनबन हो गई तो जरनैल सिंह भिंडरावाला कांग्रेस के विरोधी दल अकाली दल से जाकर के मिल गया, जहां पर एक धर्म युद्ध मोर्चा नाम से मुहिम शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाना। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978 में अकाली दल के द्वारा पास किया एक मांग की जाने लगी थी, जारी किया गया था कि जिसमें कुछ विशेष मांगे थी पंजाब के लिए, जैसे कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी होनी चाहिए और पंजाबी भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र है उसको पंजाब में शामिल किया जाए। पंजाब राज्य का फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसे मुद्दों को छोड़ करके सारी पावर पंजाब सरकार को दे दी जाए। जैसे कि सेना में सिखों के लिए जो एक सीमा तय की गई है उसको खत्म कर दिया जाए और भी जैसे नदियों का पानी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना एक निर्णय दे। तो इन्हीं सब मांगों के लिए जो है उग्रवादी जो थे वो समय-समय पर अपनी धरना देते थे, आंदोलन करते थे और ये धीरे-धीरे एक हिंसा का रूप लेता चला गया पूरे पंजाब में। जब ये हिंसाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सरकार को इसके खिलाफ ऑपरेशन करने पड़े, जैसे कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसका कि ज़िक्र हमने अपने पिछले वीडियो में किया है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। इसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। तो 1984 की तरह ही 1986 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया गया। ये 2 पार्ट में किया गया था। इंटेलिजेंस को एक मार्च 1986 में इंटेलिजेंस को एक इनपुट मिलती है कि 1984 की तरह ही 1986 में भी कुछ अलगाववादी संगठन फिर से एक बार गोल्डन टेम्पल में कब्जा करने वाले हैं और वहां पर वो लोग जा करके उस गोल्डन टेम्पल में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया करते थे। वहां से वो लोग फायरिंग भी करते थे, यहाँ तक कि और गोल्डन टेम्पल में पूरी तरीके से हथियार वगैरह सब कुछ पहुंच चुका था, जैसे कि 1984 में हुआ था और वहां से वो लोग अपना दफ्तर भी चलाया करते थे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या किया कि जो गोल्डन टेम्पल के अंदर जो उसका जत्थेदार होता है जसवीर सिंह रोड़े, उसको अपनी तरफ मिला लिया जासूसी करने के लिए और लगभग 10-15 लोगों को जो कि वहां गोल्डन टेम्पल के अंदर परमानेंट रह करके काम करते हैं, तो उनको सेना ने अपनी तरफ मिला लिया जासूसी करने के लिए और वो लोग समय-समय पर सारे इनपुट देते रहते थे। तो 1986 अप्रैल का महीना था। कुछ अलगाववादी संगठन, क्या कहें कि कई अलगाववादी संगठन एक साथ जो है गोल्डन टेम्पल में हथियार वगैरह के साथ एकदम बिल्कुल घुस चुके थे और तब 29 अप्रैल 1986 को वो अलगाववादी संगठन एक अलग देश खालिस्तान की ऐलान कर देते हैं। इसके लिए सेना चूंकि पहले से तैयार थी, उसको इनपुट मिलते रहते थे। तो 30 अप्रैल 1986 को वहां के मुख्यमंत्री ने एक ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 1 कहा गया, जिसमें कि 300 एनएसजी कमांडो समेत सीआरपीएफ के जवान, पंजाब पुलिस ने एक साथ धावा बोला और वहां पर लगभग 200 अलगाववादी संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति की सिर्फ मृत्यु हुई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद टेम्पल से अलगाववादियों को खदेड़ दिया गया और इसके बाद भी लेकिन पंजाब में हिंसाएं रुक नहीं रही थी, मतलब हिंसाएं होती ही रहीं। तभी 9 मई 1988 को एक बार फिर खबर मिलती है कि
अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में कुछ अलगाववादी संगठन फिर से एक बार घुस करके वहां पर कब्जा कर लिए हैं। वो लोग वहीं से फिर वही काम करते थे जो 1984 और 1986 में किए, जैसे कि वहां से दफ्तर चलाना, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वहीं से फायरिंग करनी। तो फिर उस समय चूंकि पता चला तो फिर खलबली मच गई और एक के बाद एक हाई लेवल की मीटिंगें होने लगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री बूटा सिंह समेत सारे आला अधिकारी एक के बाद एक बैठक करने लगे। कहते हैं कि उस समय 11 बैठकें हुई थी, जिसमें कि 8 बैठकों में स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी मौजूद थे। तब फाइनली एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंजूरी दे दी, वहां की हरी झंडी दे दी, और उन्होंने साथ ही साथ एक शर्त भी रखी कि इस बार कुछ भी हो जाए, सेना गोल्डन टेम्पल के मेन कैंपस में इंटर नहीं करेगी। तब फाइनली चूंकि ये ऑपरेशन की कमान पंजाब सरकार के डीजीपी केपीएस गिल को दी गई थी, तो उन्होंने फिर 1000 एनएसजी कमांडोज, कुछ सीआरपीएफ कमांडोज को बुलाया पंजाब पुलिस के साथ। पूरे गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, और जो एनएसजी कमांडो के जो स्नाइपर्स थे, गोल्डन टेम्पल की चारों तरफ की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों पर वो चढ़ करके वहां पर बैठ करके पूरा एकदम निशाना लेकर के गोल्डन टेम्पल के अंदर पैनी नजर रखना शुरू कर देते हैं। और जब उसी समय कहते हैं कि जो एनएसजी, जो इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि वो एक जासूस बन करके उस गोल्डन टेम्पल के आसपास आना जाना शुरू कर दिए, एक रिक्शा वाला बन करके जासूसी करने के लिए। तो उसी दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि गोल्डन टेम्पल के बाहर रहने से कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल सकती है। तो फाइनली वो गोल्डन टेम्पल के अंदर चले गए और वहां पर उन अलगाववादियों से जाकर के मिले और उनको बताते हैं कि उनको जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है और इन लोगों की मदद करनी, आप लोगों की मदद करने के लिए। तो फाइनली बातचीत करते करते वो उन अलगाववादियों को ये समझा देते हैं कि मतलब ये विश्वास दिला देते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने ही भेजा है और वो पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट है। उल्टा अजीत डोभाल अंदर जा करके यहाँ बाहर की खबरें देते हैं, उन उग्रवादियों को बताते हैं कि सेना चारों तरफ से घेरी हुई है हम लोगों को, और इस बार सरकार चूंकि बहुत डरी हुई है तो कुछ विशेष कर नहीं सकते हैं वो लोग। इस तरह उनका भी हौसला थोड़ा सा अफजाई करके करते हैं, तो वो लोग भी खुश होते हैं अंदर अंदर कि चलो अपना कोई आदमी आ गया जो कि बाहर की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दे रहा है। तो फाइनली जो है फिर अजीत डोभाल जब बाहर आते हैं तो उन्होंने एनएसजी कमांडो को गाइड किया और बताया कि अंदर उन उग्रवादियों की लोकेशन क्या है। तो उन्होंने बताया कि रूम नंबर 14 में सारे उग्रवादी छुपे हुए हैं और उनकी मतलब एग्जैक्ट संख्या कितनी है और कितने हथियार रखे हुए हैं। तो पूरी सारी फिर प्लानिंग बनाई गई और फिर ये सारे सब लोग केपीएस गिल वगैरह मिल करके और अजीत डोभाल वगैरह, तो उन्होंने प्लानिंग बनाया। तो उसमें ये प्लान बना कि चूंकि अंदर बहुत गर्मी है और चूंकि ये मई का महीना है और लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो अजीत डोभाल ने कहा कि अंदर बहुत गर्मी है, अगर लाइट का कनेक्शन काट दिया जाए और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए तो ये लोग खाने और पीने के लिए तरस जाएंगे, और जब पानी पीने या खाना खाने के लिए बाहर निकलेंगे तभी जो स्नाइपर्स लगे हुए हैं गोल्डन टेम्पल की चारों तरफ की बिल्डिंगों पर निशाना लगा करके वो उनको निशाना लगा के गोली मार देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। डेट आती है 15 मई 1988 की, जब उन उग्रवादियों का जो टॉप कमांडर था जागीर सिंह, वो पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, तो तभी उसको एनएसजी कमांडो के जो स्नाइपर्स थे वो निशाना लगा के गोली मार देते हैं। और जब जागीर सिंह मर गया तो उसका साथी एक उसकी डेड बॉडी को खींचने का प्रयास करता है, तभी वो भी स्नाइपर्स के निशाने पर आ जाता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। फाइनली उन 45 डिग्री की टेम्परेचर में उन दोनों उग्रवादियों की लाशें उसी तरह पड़ी रहीं कई दिनों तक और वहीं पर सड़ भी गईं। किसी ने फिर उठाने का भी हिम्मत नहीं किया। जब उन आतंकियों का टॉप कमांडर जागीर सिंह मारा जा चुका, तब अजीत डोभाल अंदर जाते हैं और फिर उन उग्रवादियों को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो अंदर बहुत गर्मी है, खाना पानी हम लोगों को मिल नहीं रहा है, लाइट है नहीं, और हमारा टॉप कमांडर जो जागीर सिंह है वो भी मारा जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों को सरेंडर कर देना ही सबसे बेटर उपाय होगा। फाइनली 18 मई 1988 को
अजीत डोभाल के इस मतलब साहसिक कदम के बाद उन 47 उग्रवादियों ने एक साथ बिना हथियार के सरेंडर कर दिया। इतने लोगों के साथ बिना हथियार के सरेंडर करवाना भी बहुत बड़ी बात थी। ये ऑपरेशन कहते हैं कि उन अलगाववादियों की कमर तोड़ दिया था। उसके बाद फिर कभी ये पनप नहीं पाए। ये ऑपरेशन होने के बाद भारत सरकार ने भी अपने कुछ पंजाब क्षेत्र में जो उग्रवाद चल रहा था उससे लड़ने की रणनीति में भी काफी बदलाव किया। राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के उपयोग के लिए धार्मिक स्थलों के उपयोग पर बैन लगा दिया सरकार ने। कहते हैं कि ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार से काफी मामलों में डिफरेंट था। जैसा कि ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर है वो दिन के उजाले में किया गया, जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार रात के अंधेरे में किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में किसी भी कोई भी जनहानि नहीं हुई, जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारी जनहानि हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में मेनली गोल्डन टेम्पल को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 को अंजाम दिया गया खालिस्तानी अलगाववादियों की कमर तोड़ने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो ये अब समाप्त होता है यहीं पर। इसके साथ ही हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम जो है ये मेरा ये वीडियो और लोगों को मिल सके और हमें भी हौसला मिले कि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना करके ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।